गुड आफ्टरनून। देखिए, कल हमने एसआरपी का पढ़ा था कि कोई भी डी ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो एसआरपी एक्वस मीडियम में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने का काम करती है। वहां पे हमने देखा था कि M+2 से एम का एसआरपी कॉपर के अलावा बाकी सबका नेगेटिव होता है। मतलब एक्वस मीडियम में कॉपर से Copper+2 एक्वस बनना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव, और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। एसआरपी को जो हमने पढ़ा तो एसआरपी 3 एनर्जी का सम निकला, एक हीट ऑफ सब्लिमेशन, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम पड़ गई थी किसके कंपैरिजन में, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। उसके बाद हमने M+3 से M+2 का एसआरपी भी देखा, 3 का नेगेटिव में था और 3 का पॉजिटिव में था, और 2-3 क्वेश्चन उसके बेस पे किए थे। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया कि M+3 से M+2 में एसआरपी का वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है, तो कोबाल्ट था। वो क्या था, 3 का नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा कोबाल्ट का, तो उसके लिए वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वहां पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी यहां पर देखा था। पर अगर क्वेश्चन के अंदर गैसेस स्टेट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, दैट आईपी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। आईपी क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर। आईपी का क्वेश्चन करते टाइम पर थोड़ा सा ये सोचना है कि अगर वो +2 की स्टेबिलिटी देख बोलेगा तो +2 की स्टेबिलिटी मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप ये देखना कि किसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, उसी का वो वाला आंसर बनेगा। जैसे Mn का 2 इलेक्ट्रॉन हटते D5 बन जाता है, D5 हाफ फील्ड होता है, उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो दो चीजों को ओवरलैप मत करना। जैसे मान लो पूछे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो सेकंड के टाइम पर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना निकलेगा, 1। और +2 की स्टेबिलिटी के टाइम पर 2 हटके फिर देखोगे कि स्टेबिलिटी क्या है। दो चीजों को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इसके बाद ये एसआरपी वाली वैल्यू हो गई थी। अब ये अपनी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो 4 जगह 4-4 लाइन में ये वाली बात 4 जगह लिख रखी है, तो अपन ने एक साथ कर लिया। तो ये मत सोचना कि यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक जगह पढ़ के अगर आपने निकाल लिया तो वही अपना काम हो गया वहां पे। ठीक है ना, एसआरपी से रिलेटेड वाली बात। एक्वस मीडियम में आपको बता भी दिया, D5 की स्टेबिलिटी T2Z3 के इक्विवेलेंट ही होती है। वैंडियम और मैग्नीज का M+2 से M का एसआरपी इक्विवेलेंट था, लगभग बराबर था, वो भी आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ बातें और लिख रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्टेट की। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो डी ब्लॉक में मेटल आते हैं क्या, मेटल का स्टेट क्या होता है, मेरे ख्याल से सॉलिड स्टेट आप पढ़ चुके हो। सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, BCC, HCC या CCP टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कभी आ जाए भाई क्रोमियम का क्या स्ट्रक्चर होता है और वहां पे ऑक्टेडा लिख दिया, तो उनसे बचना। क्रोमियम पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, मेटल। मेटल का स्टेट क्या है, सॉलिड। सॉलिड वाले का BC। हो सकता है वो 4 में एक ही ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो, BCC टाइप के स्ट्रक्चर, तो फिर वो आंसर बन जाएगा अपना। थोड़ा सा क्वेश्चन करते टाइम पे सोच के ही बनाएंगे अपन। लिखो, डी ब्लॉक मेटल exist in a solid state, in a solid state generally they have CCP or HCP type structure, but some elements having
बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर due to the stable configuration of Mn and zinc, due to the stable configuration of Mn and zinc, they have generally one type of typical structure, one type of typical structure. मतलब देखना एमिन और जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल, तो उसमें अलग अलग टाइप का ज्योमेट्री नहीं बनता, क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन का बॉन्डिंग क्या होता है, वीक होता है। तो बाकी सब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, इनका लिमिटेड या फिक्स नंबर में स्ट्रक्चर होता है। ये लाइन भी एनसीईआरटी की थी जो आपको लिखवा दी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके अंदर जो बॉन्डिंग भी होगी ना वो ज्यादा टाइप की होगी, बॉन्डिंग भी जो होगी वो ज्यादा टाइप की होगी। तो अगर हम यहां पर बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी का। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, और इस वोलेटाइल ग्रुप को जब हम प्यूरिफाइड करेंगे तो इसके लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, भाई जिंक है उसके साथ बहुत सारी मेटल साथ में मिक्स है, उसको प्यूरिफाइड करना है अपने को। तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो जब आप उसको गर्म करोगे तो प्योर जिंक तो ऊपर वेपराइज फॉर्म में पहले मिल जाएगा और नीचे क्या रह जाएगी, इम्प्योरिटीज रह जाएगी। तो वोलेटाइल ग्रुप कहलाता है ये। कौन सा वाला, जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ये तो एक बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल सी बात है। अगर हम एस ब्लॉक से कंपेयर करें, किससे बात करें, क्या एस ब्लॉक में फिक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, एस के बाद डी ब्लॉक आता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो इसका मतलब मैट्रिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा डी ब्लॉक की होगी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और साथ में जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है। तो इसका मतलब डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक से क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, एस ब्लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल से क्या होगा, ज्यादा होगा। लिख लो, मेटल नहीं आएंगे ना उसमें। पी ब्लॉक में तो क्या आते हैं, नॉन मेटल आते हैं। पी ब्लॉक में नॉन मेटल आते हैं। मतलब हर एलिमेंट बीसीसी भी शो कर सकता है, एक एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट सीसी भी कर सकता है, एससी भी कर सकता है, पर इनकी फिक्स नंबर में स्ट्रक्चर होगी, कम स्ट्रक्चर होगी किसकी, एमएन और जिंक की। मेटल के लिए लगेगी, कंपाउंड के लिए नहीं लगेगी। कंपाउंड को कंपेयर मत कर लेना, मेटल के लिए लग जाएगी, डी ब्लॉक के लिए, कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है।
उसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक के कंपेरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। पर पॉइंट आउट कर रखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, तो स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एमएन और जिंक है, उसमें प्लस थोड़ी निकाल रहे हैं अपन। अगर हम 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, पूरे 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो हमें ही पता है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, क्रोमियम का। किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम। पर क्रोमियम मैग्नीज और Fe में वी का साइन बनेगा। किसका साइन बनेगा, क्योंकि कल आपको बताया था कि मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, तो उसकी मैट्रिक रेडियस ज्यादा थी। कि कौन सी ज्यादा थी, तो जब मैग्नीज का मैट्रिक बॉन्ड वीक है तो वीक मैट्रिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जनरली जो ऑर्डर होता है उसमें क्रोमियम यहां आएगा, मैग्नीज यहां आएगा और आयरन यहां आएगा। यहां पे मैक्सिमम कौन हो गया, क्रोमियम। उसके बाद यहां हो गया Mn, यहां हो गया Fe, और सबसे नीचे कौन आ जाएगा, जिंक। कौन आ जाएगा, जिंक। मतलब अपने लिए क्रोमियम Mn Fe को ही वो पूछेगा तो अपने को समझ में आ जाएगा। सबसे कम पूछेगा तो जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक का। तो क्रोमियम, मैग्नीज और Fe में मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4:3d5। क्या ये कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, जब कॉन्फिगरेशन स्टेबल है तो मैट्रिक बॉन्ड वीक बनेगा। वीक में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका हाफ भी ज्यादा निकलेगा, इसलिए Mn का मेटेलिक रेडियस क्रोमियम से क्या होता है, ज्यादा। जबकि कोवेलेंट रेडियस किसका ज्यादा होता है, क्रोमियम का ज्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में, मैग्नीज के कंपेरिजन में। कल हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हम देखें Cr, MO और W में, क्या नीचे जाने पर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्या, पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मैट्रिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैट्रिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा, अरे 3D में सबसे ज्यादा किसका, 3D सीरीज में किसका ज्यादा, 4D में और 5D में। तो पूरा डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका हो गया, 3400 के लगभग होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया भाई, टंगस्टन का हो गया, W का हो गया। मर्करी किस स्टेट में मिलता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, पहले पिघला हुआ है, हाँ या ना। तो इसका मतलब मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा तो मर्करी का। Hg का होता है, क्योंकि Hg का स्टेट ही क्या है, लिक्विड। लिख लेना भाई। Hg का स्टेट ही लिक्विड होता है। हाँ क्या, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चीजों पे इफेक्ट डालता है। सिमेट्री, जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से, ट्रांस का किससे ज्यादा होता है, सिस से। पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत सारे फैक्टर होता है।
अपन सीधे सीधे सिंपल उसमें ही इसको पढ़ रहे हैं कि यहां पर हम ये लगा सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो जैसे कोई पूछे ट्रांस N2F2 अपने और सिस N2F2 ज्यादा किसका है, तो ट्रांस का ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है और मिनिमम किसका होता है, मर्करी का। अब बात कर रहे हैं हम डेंसिटी की। हो गया ना ये डेंसिटी। चीजें डीएनए ब्लॉक में कम नहीं है एनसीईआरटी को अगर हमने पढ़ने बैठेंगे, पर हम उसमें से वो पॉइंट निकाल के एक बार मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी टेबल से अपन ने कौन कौन सी चीज लिए और उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। और वो अपने को इतना नहीं करना, क्योंकि उसके चक्कर में क्या है, बहुत सारी चीजें अपनी बेकार हो जाएगी। जैसे मान लो ये एक मिनट मॉडल दो, इसके अंदर मान लो अपने कई तरह की टेबल दे रखी, जैसे मान लो टेबल नंबर 8.5 है, टेबल नंबर 8.5, पेज नंबर इसमें 225 दे रखा, पेज नंबर 225। ये टेबल अपने आप में इतने कंपाउंड की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बता रही है जिसकी हद नहीं है। जैसे मान लो ये टेबल के अंदर यहाँ पे TiX4 दे रखा है और नीचे देखना X के इनिशियल क्या है, FCl Br और I। ये नीचे वाली लाइन में, ये नीचे है ना, ये सबसे नीचे बिल्कुल छोटे अक्षरों में देखो, X का मतलब क्या है, FCl Br और I। अब उसने यहां पर पॉइंट आउट कर रखा है टाइटेनियम के आगे TiX4। X4 का मतलब है कि TiF4 भी बन सकता है, TiCl4 भी बन सकता है, TiBr4 भी बन सकता है और TiI4 भी बन सकता है। पर मेरे को बताओ, अभी जब हम इसके अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक मेथड आएगा मेटलर्जी के अंदर, वेन ऑर्कल मेथड। वेन ऑर्कल मेथड कौन सा मेथड आएगा, वेन ऑर्कल मेथड उन मेटल्स को प्यूरिफाइड करने के काम में आता है जो जिनके आयोडाइड क्या होते हैं, वोलेटाइल। जिनके आयोडाइड क्या होते हैं, उसमें टाइटेनियम भी आएगा और टाइटेनियम का आयोडाइड कौन सा आएगा, TiA4। तो आप इससे ये इन्फेरेंस निकालोगे, चीजों को जोड़ने की कोशिश करो कि जब बार बार हमने एक ही बात पढ़ी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयोडाइड कम स्टेबल होता है क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, तो आप खुद सोचो, जब TiI4 एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड तो एग्जिस्ट करते ही होंगे। तो इनको ऐसे लिंक करके जोड़ के करोगे ना तो हो जाएगा। सेकंड मान लो TiX3 दे रखा है, क्या दे रखा है, मतलब TI भी प्लस T के अंदर तीनों बनाता है। पर जब TiX2 की बात आई तो X2 के ऊपर लिखा हुआ है थर्ड। अब यहां से आपको देखना पड़ेगा थर्ड का मतलब क्या है, F को छोड़ के ClBr I, F को छोड़ के ClBr और I। पर हम इसका मतलब कोई लिंक नहीं है और इतना पूछा भी नहीं जाता, जो अपने को काम का है वही आएगा। अब जैसे मान लीजिए अपने पास वैंडियम में सबसे ऊपर से लिख दिया VF5, क्या लिख दिया, तो VF5 ही एग्जिस्ट करता है, बाकी और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब वैंडियम के पेंटा हैलाइड में केवल एग्जिस्ट कौन करता है, VF5। कॉपर का केस है, मान लीजिए कॉपर के केस के अंदर अब इसको देखो, CuX2 में X के ऊपर लिख रखा है थर्ड, X के ऊपर क्या लिख रखा है, थर्ड। सेकंड, अब X सेकंड का मतलब क्या दे रखा है, F और Cl, F और Cl। मुझे बताओ क्या ये पढ़ नहीं चुके, CuI2 एग्जिस्ट करता है क्या, कॉपर का आयोडाइड स्टेबल होता है क्या, +2 वाला, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो अपने काम का है ना वो अपन कहीं ना कहीं लिख चुके होंगे जिसपे क्वेश्चन बनता है। अब इसके अंदर एक एक को अगर देखें तो यही याद करना अपने आप में बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसका या उसका। तो अपने को थोड़ा सा अभी कई चीजें और अभी देखने वाले हैं, उससे अपने को आइडिया लग जाएगा। वो मैं साफ साफ लिखवा दूंगा, जैसे Mn है
तो फ्लोराइड में MnF2 MnF3 MnF4 ही बनता है, MnF5। तो ये Mn वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये MnF4 तक दे रखा है, MnF3 दे रखा है और X2 दे रखा है, मतलब +2 के अंदर चारों के चारों बनते होंगे। तो अपने को वो चीजें यहाँ पे लिखने में आ जाएगी, जबकि ऑक्साइड 7 तक जा सकता है। तो ये टेबल का मीनिंग ये वाली चीज हो गई, ठीक है ना। अब अपना ये वाला हो गया डेंसिटी। बताइए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास भाई बोलियो। अगर हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाएं, मास बढ़ता है क्या? और वॉल्यूम? साइज क्या होता है? लेफ्ट राइट जाने पे साइज क्या होता है? दोनों चीजें फेवर डेंसिटी को कर रही है क्या? मास का बढ़ना, वॉल्यूम का घटना। बस इसमें एक ही है अलग, कॉपर से जिंक जाने पे साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कॉपर से जिंक जाने पे साइज, तो वहीं पर कॉपर और जिंक में दोनों ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे, कॉपर की डेंसिटी किससे ज्यादा हो जाएगी? जिंक से। तो ये लिखो सबसे पहले डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। लिखना लेफ्ट टू राइट in a period mass increases volume decreases so that density increases. But density of copper is more than zinc due to the abnormal large size of zinc. किसका साइज बढ़ा है? इसलिए एकदम से डेंसिटी वहां पे कम हो गई, बाकी सब में ऐसा का ऐसा रहा। नेक्स्ट लिखिएगा कंपाउंड्स। In a higher oxidation state, generally they forms oxides and fluoride. अब देखिएगा, जैसे Mn की बात करें तो फ्लोराइड के केस में Mn कहां तक जा सकता है? MnF2, MnF3 और MnF4। तो ये भी एक आपके आगे कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट में। वो पूछेगा क्या MnF5 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। पर अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो MnO भी बन जाएगा, Mn2O3 भी बन जाएगा, MnO2 भी बन जाएगा और Mn2O7 भी बन जाएगा। साथ ही के साथ एक कंपाउंड और बनता है MnO3F, वो भी एग्जिस्ट करता है, MnO3F। अब कोई आपसे कहे कि यार Mn ने ऑक्साइड के केस में तो +2 से +7 तक बना लिया, फ्लोराइड में तो 4 तक ही गया, तो आप बोले कि एक रीजन तो सबसे सिंपल, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से उठता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्शन बोलते हैं क्या? और जितना अट्रैक्शन होगा उतना बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी बात आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई 7 तक, अगर 7 तक जाना तो MnF7 बनता,
तो 7 बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लिए 7 ऑर्बिटल एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 7 बॉन्ड यहां बन रहे हैं ऑक्सीजन के केस में, तो एक सिग्मा बनेगा और सिग्मा और पाई एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो उनका ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा कि 7 तक यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे। पर फ्लोराइड के केस में 7 बॉन्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग कम करेगा और कोई ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा, इसलिए MnF4 तक ही जाता है। इसका मतलब MnF5, MnF6 और MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। वैंडियम बना लेता है VF5, क्रोमियम बना लेता है CrF6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, VF5 भी बन जाता है और CrF6 भी बन जाता है। Ti की बात कर ली उसके, तो फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड चारों के चारों बन सकते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन के लिए बोले तो क्यों हो रहा है ऑक्सीजन में? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। किसकी वजह से? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर एक बात सुनिए, अगर सेम एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है तो साइज कम होता है। साइज कम होने पे En ज्यादा होती है, और जिस ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड की En ज्यादा होती है उसका नॉन मैट्रिक कैरेक्टर ज्यादा, उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, ज्यादा। तो हम इतना सा जरूर बोल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट वाला तो कौन से नेचर का, एसिडिक। कौन सा होगा? और सबसे कम वाला कौन सा होगा, बेसिक। और बीच में कोई ऐसा आएगा जो क्या होगा, एम्फोटेरिक। वो क्या होगा, एम्फोटेरिक। देखो ऑर्डर तो अपन लिख देंगे, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक, और बेसिक का ऑर्डर आया तो उसका उल्टा ही लिखोगे ना, जो एसिडिक ज्यादा होगा बेसिक कम होगा। तो जो कम वाला होता है वो तो जनरली बेसिक या एल्कलाइन की तरह वर्क करता है, इंटरमीडिएट वाला और Mn का +7 वाला केवल V2O5 एक्सेप्शन था, आपको बोला भी था उस टाइम पे भी, जनाबी अली ने बेकार गाए आज सब वे पंजाबी सॉन्ग। V2O5 में वैंडम किस में है, +5 में। किस में है? पर वो एसिडिक नहीं होता, क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो V2O5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है पर एम्फोटेरिक नेचर का है। कौन से नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, तो Mn के कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, MnF2, MnF3, MnF4। ऑक्साइड में 7 तक, 2 से 7 तक सब बन जाते हैं। ठीक है, VF5 भी बन जाता है, V2O5 बनता है, V2O5 में +5 में भी एम्फोटेरिक है। वो होना क्या चाहिए था, वो एसिडिक, पर क्या है, एम्फोटेरिक। ठीक है ना, लिख लो इसको। जिंक की यार, ये कल किया तो था, साइज घटता है यहाँ से यहाँ बढ़ता है, यहाँ कॉपर था, ये जिंक था। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घट गई ना। सबसे कम वाला बेसिक होगा, सबसे ज्यादा वाला जनरली एसिडिक होगा, और बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एम्फोरिक होगा। टेबल नंबर 8.4 जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी जो इन्फेरेंस है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। आपको उसके बाद उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि उतना कर लेते हैं अपन जितने से अपने क्वेश्चन में अपने दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए। +2 से +7 Mn2O5, Mn2O5 का मतलब क्या है, Mn3O4 हो जाएगा, मिक्स ऑक्साइड होगा। वो क्या होगा, मिक्स ऑक्साइड। ये ना जैसे PbCO4 नहीं होता, PbCO4 में क्या होता है, PbO होता है,
Pb3O4 होता है, Pb3O4 होता है। तो मिक्स ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जिसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड हो। ऐसे ही Mn3O4 भी हो सकता है। Mn3O4 भी किस टाइप का ऑक्साइड है? मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड उन ऑक्साइड को बोला जाता है जिसके अंदर दो ऑक्साइड का मिक्स फॉर्म हो। Fe3O4 FeO भी है और Fe2O3 भी है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड। ये हाँ माइल्ड बेसिक। ठीक है, VF5 बन सकता है। क्रोमियम भी +6 में फ्लोराइड तक जा सकता है, CrF6। मतलब मैक्सिमम बन सकता है तो मिनिमम तो बन ही सकता है ये। इसके बाद नेक्स्ट लिखना, एलोय फॉर्मेशन टेंडेंसी। MnO3F भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ तो 7 तक बन ही सकता है ना, ये भी 7 ही है। ऑक्सीजन ज्यादा है ना, फ्लोरीन तो एक ही है ना। अरे बन सकता है एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब बन सकता है, देखा नहीं है पर बन सकता है। +2 से +7 तक के कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसे। हो गया ये। मिक्स्ड ऑक्साइड है ये। क्या होता है ये वाले आयरन वगैरह के क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड। इसके बाद लिखो एलोय फॉर्मेशन टेंडेंसी। एलोय फॉर्मेशन टेंडेंसी। एलोय का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या? देखो, सुनना बात को ध्यान से। डी ब्लॉक में जो मेटल होता है ना, उनमें साइज में डिफरेंस बहुत कम होता है। साइज में डिफरेंस आपको ध्यान है? 4D और 5D का साइज नियर अबाउट, किस वजह से? लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन। एमिन का साइज किसके बराबर है? जिंक के। तो ऐसे फेकोनी का साइज बराबर है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनके साइज नियर अबाउट क्या होते हैं? सिमिलर। तो मान लो यहां पर ये मेटल है, बहुत सारे मेटल है एक ही साइज के हैं, ये एक तरह का मेटल है। आपने क्या किया? आयरन लिया, उसमें निकल डाला और दोनों को गर्म कर दिया। गर्म करने में कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो मान लो ये वाला यहां से उठ के कहीं चला गया, आयरन का, तो उसकी जगह उसी साइज का कौन आ जाएगा? निकल। तो मतलब जैसी पहले पैकिंग थी बाद में भी वैसी पैकिंग होती जा रही। तो इसीलिए एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा होती है। और डी ब्लॉक में ऐसा बोला जाता है कि अगर 15% तक साइज का डिफरेंस होता है ना, तो उसमें एलॉय फॉर्मेशन हो जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। कितने का? 15% का साइज डिफरेंस में एलॉय फॉर्मेशन हो सकता है। आप सोचो ना यार, एक बहुत छोटा होता और एक बहुत मोटा होता, तो भाई साहब वो 2-4 भी ठुस जाते तो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनते। क्या नहीं बनता? होमोजीनियस। तो यहाँ पे एलॉय का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। तो एलॉय फॉर्मेशन उनका ज्यादा होता है जिनका साइज लगभग क्या होता है? कंपेरेबल। साइज क्या होता है? कंपेरेबल होता है। अब जैसे आयरन है, आयरन मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता। किसके साथ ही बनाता? पर आयरन के कंपेरेबल साइज के कौन है? कोबाल्ट और निकल। तो अगर वो नहीं बना रहा तो फेकोनी भी नहीं बनाएगा। तो तीनों नहीं बनाते हैं। तो अमलगम मतलब क्या है? मरकरी के साथ कंबाइनिंग स्टेट। सिल्वर मिला तो सिल्वर अमलगम। हाँ या ना? तो हमेशा इसमें होमोजीनियस पिक्चर बनता है। क्या बनता है? जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील, कितना भी गिलास गिरे, बाई आए रगड़ रगड़ के धोए सालों तक, उसमें स्टेन नहीं पड़ते। क्या नहीं पड़ते? स्टेनलेस स्टील है ना, तो जिसपे कहीं पर भी रगड़ वगैरह उसका साइन नहीं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। अगर एक मार्केट में जाओगे तो एक स्टील का ग्लास भी 5-6 रेंज का दिखा देगा वो। या अपने घर पे कई बार कहीं से लेने देने के जो बर्तन आते हैं उसको अपन रख देते हैं कि कभी कोई के काम आएगा तो अपन भी दे देंगे। जब निकालते हैं तो कई बार वो टूटे हुए निकलते हैं, तो अपन कहते हैं इसका स्टील बेकार है।
तो मतलब क्या होता है कि मेटल के दो शीट को अपन ने आपस में मिक्स किया, अब उसकी रेट अलग अलग है। रेट का फर्क जैसे उनको मिक्स करोगे उसके ऊपर सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। कार्बन ज्यादा डाल दिया अपन ने तो उससे वो हार्ड बनेगा। क्या बनेगा? हार्ड, जल्दी टूट जाएगा वो। क्योंकि आयरन का कार्बाइड जो होता है Fe3C, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। क्या बोलते हैं? और इंटरस्टिशियल कार्बाइड ज्यादा हार्ड होते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग मेटल से। हार्ड ज्यादा होते हैं, ब्रिटल ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की बात ध्यान रखो। पर कंडक्टिविटी में रिटर्न होते हैं। किसमें ये लिखे हुए हैं अपन ने ये सारे पॉइंट, फिर भी एक बार लिख लेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है? तो मेटल में साइज डिफरेंस क्या है? कम। लिखो इसमें ट्रांजिशन मेटल्स are comparable in size if they have less than 15% size difference, less than 15% size difference, 15 they can form alloy। उसके आगे लिख लेना होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है उनका। क्या बन सकता है? होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है। तो एक मेटेलिक शीट में बहुत सारे मेटल एटम है जब साइज में सेम है तो उसके साथ कोई ना कोई आ जाता है। अब एक लाइन में लिखवा देता हूँ। FeCO and Ni फेकोनी, FeCO Ni not forms amalgam with mercury, amalgam with mercury। कुछ एलोय के नाम इसमें अपने मॉड्यूल में भी दे रखे हैं, उसको यहाँ पे लिख लेना। एलोय के नेम वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? अब इसके बाद हम इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ने वाले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या पढ़ने वाले? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड डीएनए ब्लॉक के जो मॉड्यूल है उसमें अपने कुछ नाम दे रखे हैं एलोय के, वो याद ही रखने अपने को, एक बार देख लेना उसको। स्टील वगैरह भी आने वाला है अपने मेटलर्जी में, उसमें हो जाएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये पेज नंबर दे रखा है 80 पर। 79 और 80 पे कुछ मेटल्स के नाम है एलोय के, उनको एक बार देख लेना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसकी प्रॉपर्टी है? डीएनएफ ब्लॉक की। क्या करेंगे? जैसे ये आपके पास कार्बाइड और हाइड्राइड के केस में पड़ा चुका, ये Fe है, इसके बीच में कौन आ गया? कार्बन। तो ये बना लेगा Fe3C। क्या बना लेगा? Fe3C को बोलते हैं सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं? ये हार्डनेस देता है किसको? स्टील को। स्टील की हार्डनेस बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो क्या होता है कि मेटल जो होते हैं उसके बीच बीच में जो छोटी छोटी जगह होती है उसके बीच में कार्बन वो हाइड्रोजन को वो क्या कर देते हैं? एडजॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इंटरस्टिशियल कंपाउंड कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा हार्ड, ज्यादा ब्रिटल, पर कंडक्टिविटी में, और ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं? ध्यान आ रहा है? हाइड्रोजन के केस में हाइड्राइड में 1:1.37। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। देखो
D and F block elements having tendency, D and F block elements having tendency to adsorb hydrogen and carbon, to adsorb hydrogen and carbon in their voids, due to the formation of weak van der Waals force of attraction, these type of compounds are known as interstitial compounds. किस रेशो में होते हैं? ठीक है, हार्ड, ब्रिटल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल के कंपैरिजन में, जैसे FeC किसके कंपैरिजन में हार्ड है? आयरन के कंपैरिजन। तो दे हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट, more boiling point, more brittleness and more hardness corresponding metals, but they have retain in conductivity, लिख लो यार, they have more melting point, इसको ऐसे लिखना है, more melting point, comma hardness, comma melting point and boiling point, they have more, ये चारों लिख लो, hard, brittle, melting point, boiling point, then corresponding metals, but retain in retain in conductivity, ये NCERT की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। किसको लेंगे? क्या बोल रहे हो? जैसे मान लो स्टेनलेस स्टील बनानी है आपको, तो उसमें आयरन तो ही सी, साथ में क्रोमियम मिलाएंगे, मैग्नीज मिलाएंगे, कार्बन को उसके अंदर मिलाएंगे, उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। एक फिक्स रेशियो में नहीं होता वो, अगर एक फिक्स रेशियो में होता तो एक स्टील का ग्लास एक ही टाइप का मिलता मार्केट में, वो अगर 10 रुपए का भी मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 100 का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, 4 क्वालिटी का मिल रहा है, मतलब उसके अंदर स्टील का परसेंटेज अलग अलग है, एक के अंदर थ्रू आउट सेम है, पर एक का दूसरे के साथ क्या है? डिफरेंट, ये मीनिंग है इसका। हो गया ये? अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो चीज हम पढ़ के नहीं गए तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 10 साल पहले एक बार नीट में सबसे पहले क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा एम्स के अंदर कि ऐसा कौन सा मेटल है या मेटल का आयन है जिसका म्यू ऑब्जर्व उसके म्यू कैलकुलेट से कम है या ज्यादा है, तो वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक तो म्यू कैलकुलेटेड होता है ना, जैसे मान लो कहीं पे आ गए √25, क्या आ गया? तो √25 का तो 5 हो गया, पर अगर मैंने बोला √24, 4.8 के लगभग कुछ होगा। अब 4.8 का मतलब क्या है?
ये तो समझ में आ गया, 4 अनपेड है। अब 4 अनपेड का मीनिंग अगर हम देखें तो 4 अनपेड जो हो सकते हैं वो कोबाल्ट +2 में हो सकते हैं, D6 में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और उसमें भी हो सकते हैं जिसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे Mn +3 में D4 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से तो दोनों का कैलकुलेट वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। पर कई चीजें होती है, कभी कभी मेटल में कई तरह की प्रॉपर्टी होती है, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। जैसे आयरन है, आयरन मेटल को अगर हमने बहुत देर तक मैग्नेट से रगड़ा, घिसा, तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मीनिंग क्या है कि उस मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना चाहता है। तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसका म्यू ऑब्जर्व हमेशा म्यू कैलकुलेट से क्या है ज्यादा, क्योंकि उसका कैरेक्टर क्या है, फेरो मैग्नेट शो करता है। क्या शो करता है, फेरो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना चाहता है। ऐसी प्रॉपर्टी गैडोलियम में होती है, किसमें होती है, गैडोलियम में बहुत होती है, जीडी के अंदर फेरो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी। मैंने पहले भी कहा था सॉलिड स्टेट में पढ़ना, ये पीछे दे रखे कौन कौन से यूज है, ठीक है। तो फेरो फेरी एंटी फेरो होता है, मतलब कभी कभी म्यू ऑब्जर्व कैलकुलेट से ज्यादा भी होता है और कभी कभी कम भी होता है। इसके लिए भी एक बहुत बड़ी टेबल दे रखी है अपने एनसीईआरटी की बुक में। ये टेबल है 8.7, टेबल नंबर 8.7 दे रखी है इसके लिए। पेज नंबर यहां पर दे रखा है 228, पेज नंबर दे रखा है 228, और यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू दे रखी है और म्यू कैलकुलेट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब हम इसमें से सब तो याद नहीं कर पाएंगे और वैल्यू भी याद नहीं कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये केवल ये बनेगा, म्यू ऑब्जर्व किसका म्यू कैलकुलेट से। वैसे ये क्वेश्चन आजकल नीट में नहीं आते, पर जब हम पढ़ भी रहे हैं तो फिर उसको कर ही लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो यहां पे लिखना मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, हाँ। ये है बेकार टी, बेकार टी, इतना तो याद कर सकते हो, बेकार टी है, बेकार है ना। तो इसका म्यू ऑब्जर्व बेकार है, किससे, म्यू कैलकुलेट से। किससे बेकार है, म्यू कैलकुलेट से। ये फेकोनी, यही क्वेश्चन वहां पे बना था V+2 को लेके कि इनमें से किसका म्यू ऑब्जर्व कम होता है म्यू कैलकुलेट के कंपैरिजन के, और उसके अंदर कुछ तो अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दे रखे थे और कुछ यहाँ पे डी ब्लॉक के दे रखे थे। तो उसमें अक्सर जो पूछी जाने वाला है वो वैंडियम के साथ FeCO और Na को दिया जाता है उसके अंदर, और फेको नहीं अलग से याद हो जाएगा क्या, जिसमें इसका उल्टा होता है। बस इतना सा हम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो तो कर ही लेते हैं, ठीक है। ऊपर वालों का म्यू ऑब्जर्व और नीचे वालों का ज्यादा होगा। अपने मॉड्यूल में देखना है, मॉड्यूल में देखना है। किसका, म्यू ऑब्जर्व कमी तो है,
मैं घबरा जाता हूँ। लो चलो चलो लिखो तुम तो यार। मैं इसलिए ये सब चीजें कर रहा हूँ कि कहीं पर देख लो तो तुम परेशान मत होना कि ये चीज अपना कहीं पे देखा हुआ नहीं। एक बार पता लग गया कि यहाँ है तो उससे हो जाएगा, और अपन उतना कर लेते हैं जो अपने को कर भी लिया और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थे। पूरा टेबल कोई याद नहीं कर सकता। तो ये तीन अलग से याद कर लो, ये तीन अलग से याद कर लो, ठीक है बात? ठीक है। अब एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है। एक होता है एटम एटम को कंबाइन करने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू अपने को गिवन है। बस इस वैल्यू में अपने को बस ये याद करना है कि वैलेडियम का हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। ये टेबल नंबर गिवन है आपको 8.4। टेबल नंबर 8.4। टेबल नंबर 8.4 में जो पहला कॉलम दे रखा है उसके ऊपर देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है। टेबल नंबर 8.4 225 पेज पे मेरे उसमें, तो उसमें पहले वाले के अंदर हीट ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है। दे रखा है या नहीं दे रखा? बस इसमें से एक चीज याद रखनी है अपने को कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा वैंडियम की होती है। किसकी होती है? लिख लो कॉपी के अंदर, मैक्सिमम हीट ऑफ एटोमाइजेशन प्रैक्टिकल वैल्यू है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एम्स में क्वेश्चन बन चुका कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में मैक्सिमम किसका होता है। तो बस मैक्सिमम किसका होता है? वैंडियम का होता है। और मिनिमम तो जिंक का होगा, क्योंकि जिंक की एटम एटम की कंबाइन करने की टेंडेंसी सबसे कम है। बस ये दो चीजें याद करनी है इससे। हीट ऑफ एटोमेशन सबसे ज्यादा वैंडियम का होता है। और सबसे कम किसका होता है? ठीक है ना? इसके बाद एक लाइन ये है कि एक्वस मीडियम जो होता है ना, उसमें कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपेरिजन में? कॉपर +1 के। एक बात सुनना, हमने जब एसआरपी पढ़ा था ना, वो मेटल और मेटल +2 के बीच का कंपेरिजन था। किसका कंपेरिजन था? ये किसके बीच में? +1 और +2 दोनों अलग अलग बातें। दोनों अलग अलग बातें। वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी कम पड़ गई थी। किसके कंपेरिजन में? आयनाइजेशन और सब्लिमेशन। वहां पे फर्स्ट आयनाइजेशन भी होगी और सेकंड भी होगी, फर्स्ट भी होगी और सेकंड भी होगी। तो वो वैल्यू उसके हिसाब से हो गया था कि मेटल का मेटल +2 एक्वस बनना गड़बड़ है। अभी ये दोनों किस में? एक +1 में और एक +2 में। मुझे बताओ, सेम एलिमेंट पे अगर प्लस चार्ज होता है तो साइज, जिसका साइज कम होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक्वस मीडियम, समझना एक्वस मीडियम, क्योंकि अगर हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो आईपी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। कौन सा? और आपको पता है ये 4s0 3d10 है और ये 4s0 3d9 है। विच इज मोर स्टेबल? तो वो तो अपने से हो ही जाएगा। पर अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक्वस मीडियम में क्या होगा। तो इन्हें एक्वस मीडियम, एक लाइन लिखो, इन्हें एक्वस मीडियम कॉपर +2 is more stable than copper +1. Copper +2 is more stable than copper +1 due to more hydration energy of copper +2 ion. Copper +2 ion.
एक मिनट के लिए इसमें 2-3 डाउट आए हैं एलटी में। देखिए कंडक्टिविटी के लिए आपको बताया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कि उनकी कंडक्टिविटी मेटल के लगभग सेम होती है, मतलब वो रिटर्न करके रखते हैं, उनकी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होती। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि एक फिक्स रेशियो में नहीं हो, मतलब 1:1, 1:2 या 2:4 रेशियो में नहीं हो, वो 1:1.37, 1:1.6 उसके रेस्पेक्ट में अपने को देखना है। ठीक है, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ये समझ में आ गया। अब हम पहला कंपाउंड पढ़ने वाले हैं K2Cr2O7। क्या पढ़ने वाले हैं? लिखो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक्वस मानना है, गैसियस दिया हो तो गैसियस। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है क्या? क्या हम Cr2O7-2 की स्ट्रक्चर बना चुके हैं क्या? वापस एक बार देख लें क्या? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है क्या? तो 2K+ होगा और Cr2O7 2- होगा। Cr2O7 2- में परऑक्सी लिंकेज होगा या CrO-Cr लिंकेज होगा? क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है? ये मैक्सिमम +6 में है या नहीं है? परऑक्सी होगा या CrO-Cr होगा? CrO-Cr लिंकेज होगा। ठीक है, कितने ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है? एक ऑक्सीजन माइनस यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन माइनस यहां लगा दो, कितने ऑक्सीजन बचे? 4 में से 2 यहां जुड़ जाएंगे और 2 यहां जुड़ जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, कितनी मैक्सिमम सीआरओ बॉन्ड लेंथ सेम होगी? 6। करवा रखा है ना ये। क्या यार रेजोनेंस हो जाएगा क्या? क्या ये लॉन पेयर यहां दे पाएगा? अरे दे पाएगा नहीं दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि मोर ईएन वाला प्लस चार्ज को कैरी नहीं करता। तो क्या ये बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 1 होगा क्या? क्या ये भी 1 है? एक से ज्यादा है क्या? ये वैल्यू देखना आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ब्रीजिंग की भी गिवन है और टर्मिनल की भी गिवन है। एक शायद 173 होगी और एक 169, ऐसे 7 होगी इसकी वैल्यू पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो यहां की बॉन्ड लेंथ अगर x से और यहां की बॉन्ड लेंथ y है, तो x इज ग्रेटर देन क्या होती है? y। क्या क्या वैल्यू दे रखी है इसमें? 179 और 163। तो 179 कौन सी वाली होगी? ये सही तो है। और ये बॉन्ड 1 है क्या? और ये 1 से जिसका बॉन्ड कम होता है इसकी बॉन्ड लेंथ, वही तो लिखा है अपन, वही तो लिखा है ना। मैक्सिमम कितनी सीआर बॉन्ड लेंथ सिमिलर है? 6। क्या ये दोनों भी आपस में सिमिलर है? मैक्सिमम में कितनी है? 6। मिनिमम में 2। इसका हाइब्रिडेशन बताया था sp3। sp3 कभी कभी d3s भी बोलते हैं, ऐसे भी बोला था। d3s भी बोला जाता है, पर बोला ही जाता है क्योंकि यहाँ पे नीट में 3 बार क्वेश्चन आ चुका कि डी में कौन सा पार्टिसिपेट करता है। तो बताया था एमएन का डी और ऑक्सीजन का क्या करता है? पी, पाई के लिए। तो इसका मतलब एस और पी से सिग्मा बन चुका होगा, इसलिए हाइब्रिडेशन अपने को sp3 ज्यादा पॉइंट आउट करना है। क्या करना है? sp3। क्रोमियम +6 का मतलब 4s1 3d5 AR। 6 इलेक्ट्रॉन हटाओ, आर्गन। डीडी ट्रांजिशन होगा या चार्ज ट्रांसफर होगा? कलर, क्योंकि डी ट्रांजिशन के लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका कलर का रीजन चार्ज ट्रांसफर। क्या है? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक कॉमन ऑक्सीजन से शेयर्ड है। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट, ऐसा हर पायरोइक एसिड में होता है, ऐसा हर एक पायरोइक एसिड में होता है, उसमें भी यही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पायरोसिलिकेट में होता है, हर पायरोइक एसिड में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक कॉमन ऑक्सीजन से शेयर्ड होती है, एक कॉमन ऑक्सीजन से शेयर होती है। इसका बोलो, इसमें एसओएस होगा या प्रोक्सी होगा? कैसे पता लगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहा है? 7। क्या मैक्सिमम से ज्यादा है क्या? तो ओ लिंकेज होगा, प्रोक्सी लिंकेज। इसका बोलो, इसमें कौन सा लिंकेज होगा? प्रोक्सी या पीओपी?
तो सेम यही है, जब सल्फर H2S2O7 में 6A वाला +6 शो कर रहा है, उसमें SOS है, तो डाइक्रोमेट 6B वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसमें भी CRO CRE होगा। तो मैक्सिमम कितना CRO बॉन्ड लेंथ है, लिख लेना इसको, मैक्सिमम 6 CRO बॉन्ड लेंथ आर सिमिलर, maximum 6 CRO bond length are similar. टर्मिनल वाले 3 इधर के और 3 इधर के 6 CRO बॉन्ड लेंथ सिमिलर होंगे, 3 इधर के और 3 इधर के। ये एक एक क्लास में पूरा इससे पढ़ा के चले जाते हैं, ये एक एक चीज अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई छोटी सी भी चीज नहीं रह जाए। समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करना तो ही से अपने को, ठीक है। ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हो गया, दूसरी बार आया ये कलर का रीजन, वापस चार्ज ट्रांसफर हो गया, sp3 या D3s होता है, पर अपने को sp3 को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है। अब इसको बनाने का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो। हमेशा समझ के पढ़ना, समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम तक याद रहेगा। जैसे आज एक्सरसाइज थर्ड में एक क्वेश्चन मेरे से कोई ने पूछा था P4O10 का, किसका पूछेगा था, P4O10 का। मैं बता रहा हूँ क्या क्या मीनिंग है उसका। ये अपन ने P4O10 का स्ट्रक्चर सब जानते हैं, ये POP बना दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे POP और यहाँ पे POP। उसमें ये पूछा गया था कि POP बॉन्ड एंगल इसमें 180 का होता है क्या, कौन सा, ये 180 का नहीं होता। अब ये समझने वाले हैं क्या यार, इस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड के बाद 2 लोन पेयर बचेंगे क्या, बोलो यार। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे लीनियर होता है या वी शेप होता है, मतलब ये चीजें अगर हम ढंग से समझ के कर लें तो फिर कंफ्यूजन नहीं होंगे। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि सीआरओ सीआर अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी बना रहा हूं ना, तो ये मान के चलना कि मैं उसको बैंड बना रहा हूं। बोला था क्योंकि 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, तो भैया यहाँ पे भी तो 2 लोन पेयर है, तो जब आप ये बनाओगे तो ये इसीलिए ऐसे बनाई जाती है। अगर हम डायरेक्ट बना भी रहे ना तो हमने तो बना लिया, पर सोचना अपने को यही है कि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर में वी शेप होता है, क्या होता है, वी शेप या बैंड शेप होता है। जब बैंड बना दिया तो फिर ये कंफ्यूजन ही हट गया कि इसका एंगल 180 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए ना बात को। ऐसा इसमें पूछ ले, मैं मान लो यहाँ पे सीआरओ सीआर अपन ने बना दिया ऐसे, किसी भी S2O7 2 माइनस में, इसमें POP वाले में बना दिया अपन ने, SOS वाले में बना दिया, कोई पूछे कि बॉन्ड एंगल 180 का होता है क्या, नहीं होता, वी शेप है ना, क्या है, वी शेप। तो ये चीजें थोड़ा समझ के जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो अपन इस चीज को पॉइंट आउट करें कि किसका हाइब्रिडेशन क्या है, अपन जानते सब है, पर अप्लाई करना अपने को सीखना पड़ेगा। हो गया ये। अब हम बना रहे हैं K2Cr2 को, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, यहाँ देखना बोर्ड पे, FeO.Cr2O3 को क्रोमाइट और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमाइट और को कंसेंट्रेट जो करते हैं वो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करते हैं, किससे करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से इसको कंसेंट्रेट किया जाता है। ये हम मेट्रोलॉजी में भी लिखेंगे इसको। मैंने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला और एयर की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कराया, किसकी प्रेजेंस में, एयरली इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे।
अब देखो, रिएक्शन से डरो मत, थोड़ा सा समझ के चीजों को करो। पहले ये बताओ, इनमें, इसमें और इसमें कौन एम्फोटेरिक है या नहीं? पक्का ना? Na2CO3 का मतलब क्या होता है? NaOH प्लस H2CO3। अरे होता ही नहीं होता। ये सॉल्यूशन क्या बेसिक होता है क्या? बेसिक होता है। NaOH जो काम करता है वही Na2CO3 भी करता है। तभी तो बियर्स मेथड में लीच एंड NaOH होता है और होल्स मेथड में क्या होता है? Na2CO3। दोनों का काम L2O3 को डिसोल्व करने का होता है। L2O3 को डिसोल्व करना। तो ये भी एल्कली है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग एल्कली है, दोनों ही है। क्या हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि जितने भी एम्फोरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कली या NaOH एक्सेस में सॉल्युबल हो जाते हैं? पढ़ चुके हैं क्या है? हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ा था हमने। जिंक NaOH के साथ Na2ZnO2 प्लस H2 बना रहा था, ध्यान आ रहा है? और ऑक्साइड के केस में या हाइड्रोक्साइड के केस में हाइड्रोजन नहीं निकलेगी पर डिजोल्व तो वो भी हो जाए। क्या आयरन होगा क्या? बोलो यार। आयरन बेसिक है ना, बेस बेस में घुल जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। ये भाई साहब तो इससे कहेंगे मेरे को ऑक्सीडाइज कर दे, किसमें चेंज हो जाएगा? Fe2O3 में। NaOH किसको सॉल्युबल कर देगा? Cr2O3। पर ऑक्सीजन भी तो है, क्या है? ऑक्सीजन क्रोमियम को +3 से हमेशा +6 में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? तो इसका +6 वाला कंपाउंड बन जाएगा Na2CrO4, जिसका कलर होता है येलो सॉल्यूशन। कौन सा कलर हो गया? येलो सॉल्यूशन। जहां पे भी कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं एक गैस तो हमेशा रिलीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? CO2। ये रिएक्शन हो गई अपनी। क्या क्या बना? Fe2O3, CO2 उड़ गया और फिल्ट्रेट के अंदर ये आ गया क्योंकि ये सॉल्यूशन है और ये PPT है। हाँ या ना? पर हमें बनाना क्या है? K2Cr2 तो हम क्या करेंगे? सोडियम क्रोमेट के अंदर उसको एसिडिफाइड करेंगे। क्या करेंगे? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड किया, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट चला जाता है डाइक्रोमेट में। बन क्या गया? Na2Cr2O7 और साथ में Na2 के साथ SO4 चला गया तो बन गया Na2SO4। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के क्रिस्टल्स अलग अलग कर लेंगे, इसमें मिला देंगे KCl। क्या मिला देंगे? तो बन क्या जाएगा? K2Cr2O7। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास Na2Cr2O7 बन चुका था तो लैब में हम उसको ले जाते, कम से कम KCl का खर्चा तो बचता। किसका खर्चा बचता? KCl। पर हमने बनाया क्या? K2Cr2O7। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? जितनी बार वो जो एपरेटर है या बोतल है जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट भरा हुआ है, उतनी जितनी बार सोडियम डाइक्रोमेट उसमें भरा हुआ है, जितनी बार उसका ढक्कन खुलेगा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होकर खराब होता जाएगा और हर साल हमें रिएजेंट नया खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। लैब में कंफर्मेशन टेस्ट के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को काम में लेते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को यूजली यूज नहीं करते क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। किस नेचर का? फिर दूसरी बात हमारे दिमाग में आई, यही K2CO3 मिला लेते। क्या मिला लेते? तो यहाँ पे क्या बन जाता? पर K2Cr2O7 का पर K2Cr2O7 का केस भी बहुत हाई होता है। केस भी क्या होता है? और जब वो सॉल्युबल इसके साथ बहुत ज्यादा होगा तो इन दोनों को सेपरेट, इससे इनडायरेक्टली पहले क्या बनाना पड़ता है? और उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक बार ये लिख लो। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एम्स का एक क्वेश्चन 2018-19 का बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है इस छोटे से वाले पार्ट पे। अब अभी ऊपर ऊपर से तो हो जाएगा अपना मॉडल, पर वो जो अंदर की चीजें हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नहीं हो पाएगी, वो भी हमको समझ में आनी चाहिए। नहीं करना ये तो ऐसे बता।
क्रिस्टल। जैसे लाल रंग मंजन होता है ना, वैसे लैब के अंदर ये दिखता है अपने को, ऑरेंज कलर का एक पूरा का पूरा सॉलिडिफाइड फॉर्म में इसके क्रिस्टल्स होते हैं। मतलब इन चीजों को भी समझो, जैसे Na2CO3 है, इसका मीनिंग क्या है? NaOH प्लस H2CO3। तो ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया। कभी आ गया Na2O2, क्या आ गया? तो NaOH प्लस H2O2, क्या मीनिंग है उसका? H2O2। पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन में पढ़ेंगे अपन, CrO5 बनता है। क्या बनता है? डीप ब्लू कलर का कंपाउंड। ये क्या कौन सा और कहलाता है? क्रोमाइट और। क्रोमाइट और में क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, और एयरली उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो आयरन तो +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्रोमियम इसमें घुल जाता है क्योंकि वो एक एल्कली के अंदर डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखता है। O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देगी तो +3 से वो किस में चेंज हो जाएगा? +6 में। इसका मतलब बेसिक मीडियम में क्रोमेट ज्यादा स्टेबल होता है। जब क्रोमेट को एसिडिफाइड किया जाता है तो क्रोमेट किस में चेंज हो जाता है? डाइक्रोमेट में। उसमें KCl मिलाएंगे, बन क्या जाएगा? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। क्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस पे चेंज हो जाता है? क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में चेंज हो जाता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन क्या आया था अपने पास एम से, ये पता तो सबको होता है, पर उसको अप्लाई करना सीखना है अपने को। क्वेश्चन ये आया कि 4 तरह के अपने को कंपाउंड दे दिए ऑक्सी एनायन, CrO4 2-, Cr2O7 2-, MnO4- और MnO4 2-। क्वेश्चन ये आया कि ऐसा कौन सा ऑक्सी एनायन है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता? किसको चेंज नहीं करता? इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +6। इसमें कितना है? +6। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन है। अपने को क्या करना है? क्रोमेट में एसिडिक मीडियम डाला, क्या बना? बेसिक मीडियम में क्या बना? मतलब अगर क्रोमेट बेसिक मीडियम में है तो क्रोमेट ही है। इनडायरेक्टली क्या है, क्रोमेट में बेसिक मीडियम डाल दिया तो क्या कर दिया? तो नवाया कर दिया क्या? वो तो क्रोमेट में ही रहेगा ना। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा? +6। एसिडिक मीडियम में किसमें गया? अब सुनना, अगर हम यहां से स्टार्ट करते तो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिफाइड करेंगे अभी इसका, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर काम में आएगा। क्या बिहेवियर काम में आएगा? और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो क्रोमियम +6 से +3 में गिरता है, +6 से। तो क्या डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा? इसलिए आंसर क्या बनेगा? क्रोमेट। जब हम KMnO4 से स्टार्ट करते हैं तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है। कितना होता है? तो 7 से ये किसमें गिरता है? 2 में। 7 से किसमें गिरता है? तो क्या ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड में जा रहा है? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एम्स में 18 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में कौन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता? कौन नहीं करता? क्योंकि ये तो कर लेगा, ये किससे चल जाएगा? +6 से +3। लिख लो इसको, है ना।
आपने हो सकता है फिजिकल में रेडॉक्स में पढ़ी हो पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब रेडॉक्स में शो किया था तो एसिडिक मीडियम में वो 6 से 3 में गया था, ऑरेंज से ग्रीन कलर में, ऑरेंज से ग्रीन कलर में। क्रोमियम प्लस सी के कलर कौन से होते हैं? ग्रीन। वो अभी हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पर हमारा क्वेश्चन क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, इसलिए क्रोमेट होगा, वो डाइक्रोमेट नहीं होगा। अच्छा, सोडियम डाइक्रोमेट को क्यों प्राइमरी स्टैंड की तरह लैब हाइग्रोस्कोपी? तो यूज हमेशा किसको करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को यूज हमेशा इनडायरेक्टली क्यों बनाते हैं? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का केस भी हाई होता है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट, मतलब इसका केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की। K2Cr2 से उनका बस 2 मिनट का लिखवा के फिर कल ही पढ़ेंगे। बस 2 मिनट का एक चीज और बता दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट क्या होता है, फिर चाहे जो भी टेस्ट होंगे वो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, एक मीनिंग समझा देता हूँ क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, K2Cr2 को मैंने एसिडिफाइड किया। जब भी एसिडिक मीडियम की बात होती है या पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो रिएक्शन रिडॉक्स होती है। क्या होती है? क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद, तो क्रोमियम गिरेगा 3 में। किस में गिरेगा? 3 में। इसकी रिएक्शन इससे कराने के पे कभी भी +1 के अलावा कोई चार्ज नहीं होता। नेगेटिव वाला पार्ट कौन है? SO4, तो बन जाएगा K2SO4। क्या बन जाएगा? क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, नेगेटिव पार्ट ये है, तो Cr2SO4 होल साइज बन जाएगा। H अभी तक कहीं नहीं है तो H2 बन जाएगा और 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगी। कितनी नेसेंट ऑक्सीजन? 3। एक रिएक्शन अपन पूरा इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको मदर या रेफरेंस रिएक्शन बोलते हैं, जो सबके अंदर कॉमन जाती है। SO4 कितने हो गए यहाँ पे? 4 लगा दिया, ये 4 लगा दिया, बैलेंस हो गई है। ठीक है बात। अब मान लीजिए ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे ले लिया और इसको एसिडिफाइड कर दिया, इसका एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया। कौन से कलर का है? ऑरेंज। इसके अंदर हमने CO2 गैस पास करी। कौन सी गैस पास करी? CO2। मुझे ये बताइए, क्या CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकती है क्या? कार्बन इसमें किसमें? +4 में। मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन कोई काम की, तो वापस से रिएक्शन रिवर्स में चल गई और पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर में ही रहा? ऑरेंज में। उसका कलर चेंज। तो हमने एक इन्फ्रेंस निकाला यहां से कि CO2 पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट नेगेटिव देता है। CO2 पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट नेगेटिव देती है। पर मैंने CO2 की जगह CO लिख दिया यहाँ पे। क्या लिख दिया? क्या CO ऑक्सीडाइज हो सकती है क्या? जैसे ही CO को ऑक्सीडाइज हुआ CO2 से, इधर का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ली शेट्टे प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड गया और ऑरेंज कलर किस में चेंज हो गया? ग्रीन। और मैंने एक इन्फेरेंस निकाला कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट पास कर लिया। पॉजिटिव टेस्ट है। पॉजिटिव टेस्ट का मीनिंग क्या है? ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो जाना। तो बस एक छोटी सी बात, ऑरेंज से ग्रीन कलर में हर कोई वो चेंज कर सकता है जो अपनी मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैक्सिमम से
कम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम वाला। जैसे मानिए हम लाइम वाटर टेस्ट पढ़ते हैं, लाइम वाटर टेस्ट कौन कौन देता है, CO2 SO2 या दोनों? तो CO2 भी दे सकती है, SO2 भी दे सकती है। CO2 आता है कार्बोनेट से, SO2 आता है SO3 से। दो रेडिकल हो सकते हैं अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव हुआ। उसके बाद हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं। इस टेस्ट में CO2 और SO2 में कौन ऑरेंज से ग्रीन में चेंज कर देगा? SO2। तो दो में से अब एक हो गया, SO3 विल बी कंफर्म। कब? जब ऑरेंज से किस में चेंज हुआ, CO2 के केस में। तो इसका मतलब अगर नहीं हुआ टेस्ट तो हम बोल देंगे कार्बोनेट इज कंफर्म। लाइम वाटर टेस्ट कौन कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट कौन? दिया तो SO2 है, SO2 है तो SO3 है, और नहीं दिया तो CO2 है। CO2 कहां से है? कार्बोनेट से। समझ गए क्या बात को? अब मुझे छोटी छोटी चीज बता दो, लिखेंगे अपन कल से यहीं से। आयरन+2 और आयरन+3 में से कौन टेस्ट देगा? मतलब FeSO4 दे दे और Fe2SO4 होल साइज दे दे तो Sn+2 और Sn+4 में से I- और I2 में से, क्योंकि I- किस में जाता है? I2 में। I-, Br- और Br2 में से, CO और CO2 में से, SO2 और SO3 में से। क्या H2S दे सकती है क्या? H2S के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? सल्फर। क्या बनता है? TbS से PbSO4। क्या बनता है? NaNO2 से Na2SO3 से। क्या Na होना चाहिए? KNO2 भी चलेगा? KNO2 भी चलेगा। कैल्शियम CaNO2 होल्टवाइज भी चलेगा। इस ब्लॉक का कोई भी आ सकता है इधर। NO2- किस में जाएगा? NO3- में। बस Cl- को छोड़ के, क्योंकि Cl- के लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहा जाता है। कौन सा टेस्ट कहा जाता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है बात। अब ये तो हो गया, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ये बताओ, नहीं अभी कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेकन्स प्रोसेस बताओ क्या होता है? HCl का ऑक्सीडेशन कौन सा वो होता है? CuCl2। HNO3 का प्रिपरेशन का नाम बताओ। ऑस्वाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? अमोनिया का ऑक्सीडेशन अगर प्लैटिनम की बेस में हुआ तो NO बनेगा या N2 बनेगा? क्या ये रिएक्शन ऑस्वाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन है? ध्यान आ रहा है आपको? क्या NO मिक्स्ड एनहाइड्रेट है? NO मिक्स्ड एनहाइड्रेट है क्या? न्यूट्रल के लिए वाला फंडा नहीं लगेगा। न्यूट्रल कौन कौन होते हैं? N2O, NO और CO। क्या NO2 है? क्यों है? क्योंकि +4 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कितने देगा? 2। तो 2 में से वाटर निकलने पे NO2 या N2O4 बनेगा इसका डायमर। ठीक है बात को? Cl2O7 के हाइड्रोलिस से कितने एसिड बनेंगे? 1 या 2? 1 बनेगा क्या? ये सिंपल एनहाइड्रेट है या मिक्स है? क्योंकि ये केवल HClO4 देगा। क्या देगा? HClO4 का नाम क्या? इस पर एक एसिड के पर निकले हुए हैं क्या? क्योंकि इसमें परोक्सी लिंकेज किस में होता है? जब ज्यादा हो। जब ज्यादा हो, कम वाले में नहीं होता। क्या हम ClO2 Cl2O6 किस टाइप के एनहाइड्रेट होंगे? ClO2 मिक्स्ड है या नहीं है? है क्या? 4 और 7 आ रहा है ना, ये मिक्स्ड है ना? हाँ या ना? P4 में Cl2 एक्सेस डाला, क्या बनेगा? और Cl2 लिमिटेड तो P4 में SO2 Cl2 डाला और SOCl2 डाला तो प्लस अदर प्रोडक्ट बन जाएंगे। हाँ या ना? ऐसा कोई सा भी कंपाउंड जिसमें OH हो उसमें PCl5 POCl3 बना सकता है क्या? C2H5OH से, H2SO4 से,
एसिटिक एसिड से, वाटर के 1 मोल से बन सकते हैं ना ये। ठीक है, थैंक यू।